अब हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण कोशिकांग के अंदर पाए जाने वाली एक ऐसी संरचना के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है, चूँकि उसकी उपस्थिति के कारण ही जो जीवों का जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बरकरार है। और वो जो संरचना है वो है गुणसूत्र, जो कि पतले धागे नुमा जाल के रूप में ये केंद्रक में पाई जाती है। गुणसूत्र जो है वो दरअसल स्वद्विगुणन यानी सेल्फ रिप्लिकेशन करने वाली तंतुवत संरचना है। और गुणसूत्र जो है एक्चुअली में ये क्रोमेटिन धागों के रूप में रहते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के समय ये छोटे और संघनित होकर फीतेनुमा संरचना बना लेते हैं। गुणसूत्र को सबसे पहले ट्रेडेंसकेशिया में हॉफमेस्टर ने उसके पोलन मदर सेल में देखा था। इसके बाद स्ट्रासबर्गर ने सेल डिवीजन के अध्ययन करते समय इन संरचनाओं को यानी धागेनुमा संरचना को केंद्रक में देखा था। और डब्ल्यू वोल्डेयर ने इस केंद्रक में पाई जाने वाली इस धागेनुमा संरचना को क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोम का मतलब है कलर और सोमा का मतलब है बॉडी। और ये क्रोमोसोम का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इनकी जो बंधुता है वो एसिटोकार्मिन और एसिटोकॉर्सिन के प्रति ज़्यादा है। जब भी इनको स्टेन किया जाता है तो ये इनके जो धागे हैं ये अभिरंजक के रंगों को धारण कर लेते हैं। गुणसूत्र जो है ये लक्षणों का वाहक है, क्योंकि इसमें जो लक्षणों को पहुंचाने वाली यानी लक्षणों को एक्सप्रेस करने वाली जो यूनिट है यानी जो इकाई है, जीन जो है वो इसी गुणसूत्र में पाई जाती है। गुणसूत्र जो है बेसिकली जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो है न्यूक्लिक अम्ल और बेस प्रोटीन यानी विशेष प्रोटीन हिस्टोन से बना होता है। अब हम इसकी संख्या के बारे में बात करें तो गुणसूत्र की जो संख्या है वो हर एक जाति में जो है वो निश्चित होती है। अगर इससे वेरिएशन होता है यानी जो एक पर्टिकुलर नंबर है उससे वेरिएशन होता है तो उसके कारण डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे हर एक जाति का जो क्रोमोसोम नंबर है यानी गुणसूत्र की जो संख्या है वो निश्चित होती है। हर एक जीव में जो एक गुणसूत्र है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, यानी 2n की संख्या में ये पाया जाता है। 2n का मतलब क्या है कि जैसे ये मैं आपको एक सिंबल के रूप में दिखाऊं कि ये जो क्रोमोसोम को हम मान लें तो ये जो है ये सेम लगभग साइज आकार के ये दो क्रोमोसोम ये मतलब ये एक जो है हैप्लॉइड होगा यानी n नंबर होगा, और ये जब ये आपस में डिवीज़न के समय आपस में पास में आते हैं तो ये डिप्लॉयड फॉर्म में है। तो ये जो है हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में ही रहता है सारी सोमेटिक सेल्स में यानी कि कायिक कोशिकाओं में, हायर प्लांट्स की और जंतुओं की। लेकिन जो गैमेट्स हैं जो जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, गैमेट्स में इनकी संख्या जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में यानी कि ओनली ये जो सेट है वो एक एक क्रोमोसोम के सेट के रूप में रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एनिमल्स या प्लांट्स में जो है इनकी संख्या जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में ही हो। कई बार इससे वेरी भी करता है, यानी कि जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ फिशेस हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, और कुछ पौधों की बात करें तो बनाना है, एप्पल है, कुछ पीनट्स हैं, उनमें जो है यहाँ गेहूँ वगैरह भी है, उसमें जो है ये जो n नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, यानी क्रोमोसोम का जो सेट है वो ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं ट्राइप्लॉइडी के मतलब ये 3 सेट होंगे क्रोमोसोम के, और ये 4n जैसे देख रहे हैं तो ये टेट्राप्लॉइडी हो गया, 5n का मतलब है पेंटाप्लॉइडी हो गया, हेक्साप्लॉइडी हो गया। तो इस तरीके से ये वेरी करता है, बट प्रायः सोमेटिक सेल्स में ये डिप्लॉयड फॉर्म में रहते हैं। अब हम जब भी इसका जब अध्ययन किया जाता है
यानी इसके आकार, इसकी साइज, इसका जब आंतरिक संरचना का जब अध्ययन किया जाता है तो वो जो बेस्ट पीरियड रहता है वो कोशिका डिवीजन के समय, मेटाफेज और एनाफेज के समय ये काफ़ी स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं, तो तब इसका अध्ययन जो है वो संभव हो पाता है। अदरवाइज़ जो और बाकी समय है ये पतले धागे के रूप में रहते हैं। अब हम इसकी संरचना को देखेंगे। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, एक बाहर जो है एक आउटर मेम्ब्रेन है, यानी जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इस पेलिकल के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब क्रोमोसोम जो है जिसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं ये 2 क्रोमेटिड्स हैं और इस क्रोमेटिड्स के अंदर में कॉइल्ड जो है धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और इस क्रोमोनिमेटा में जो है क्रोमोमियर्स होते हैं, यानी जो लक्षणों की जो इकाई है जीन, वो जो जीन है क्रोमोमियर्स जो है वो लीनियर फैशन में इसी क्रोमोनिमेटा में जो है वो अरेंज रहते हैं। अब तीसरा जो इसका भाग है वो है सेंट्रोमियर है। प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का जो स्थान है वो निश्चित रहता है और इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जरिए ही दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं, ये जैसे इसको एक सिंबॉलिक मान लिया जाए तो ये सेंट्रोमियर है और इसके ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो ये 2 क्रोमेटिड्स जो हैं सेंट्रोमियर से ये जुड़ जाते हैं। और कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो न्यूक्लियोलस के निर्माण में मदद करता है, उसमें उसकी भूमिका रहती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। अब कुछ क्रोमोसोम में इनके अलावा, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं कि एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको सैटेलाइट भी कहते हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में देखा गया है कि जो हमारा 7th नंबर का क्रोमोसोम, 10th नंबर का, 13 और 16th नंबर का और वाई क्रोमोसोम जो है इसमें जो है वो सैटेलाइट पाया जाता है, और सैटेलाइट पाया जाता है इसलिए इसको सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब क्रोमोसोम में जो उनका जो एंड पॉइंट है, यानी कि ये जो एंड पॉइंट है इसमें जो है वो ध्रुवता यानी टीलोमियर्स होता है। वो इसलिए होता है ताकि ये क्रोमोसोम जो है इसका जो हिस्सा है वो किसी और क्रोमोसोम से, यानी किसी और क्रोमोसोम से वो जो है अटैच ना हो पाए। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की। अब हम इसके सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर इसको जो है 4 प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है उसकी बात करते हैं। ये जैसे आप ये क्रोमोसोम को देख रहे हैं, एक्चुअली ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इसमें जैसे यदि सेंट्रोमियर पूरी लंबाई में यदि बीच में है और ये लगभग जैसे ये वी के शेप का हो जा रहा है तो इसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एक और भी ये है, दूसरा ये सब मेटासेंट्रिक है, मतलब ये बीच में ना होगा सेंट्रोमियर, ये साइड में है जिसके कारण इसकी एक भुजा लंबी हो जाती है और एक छोटी होती है, तो जिसके कारण ये आपको जैसे एल शेप में ये दिखाई दे रहा है। तो ये सब मेटासेंट्रिक है। इसके बाद एक और भी है, ये एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि ये सेंट्रोमियर लगभग ऊपर में रहता है, इसके कारण एक जो इसकी भुजा है वो बहुत छोटी होती है और बाकी जो है काफ़ी लंबी होती है, तो ये एक्रोसेंट्रिक है। एक और प्रकार है कि जिसमें केवल एक ही आपको ये क्रोमेटिड दिख रहा है और इसके ऊपर में जो है सबसे टॉप मोस्ट पे जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ये है टीलोसेंट्रिक। इस तरह से ये सेंट्रोमियर की लोकेशन के आधार पर ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम इनके कार्य की बात करें, क्रोमोसोम का कार्य क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है ये चूँकि लक्षणों का वाहक है, जीन्स इसमें उपस्थित होते हैं और जीन्स जो हैं वही लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं यानी अभिव्यक्त करते हैं। तो ये जो है लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है
वो ट्रांसफ़र करने का काम जो है इस क्रोमोसोम के ज़रिए ही होता है। दूसरी बात जो है, जो इस यदि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी केंद्रिका के निर्माण में भी ये भाग लेता है।